बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 9th क्लास आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, उसके सवाल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 9 है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का जायज़ा पेश करें। अयूब खान का दौर जो ख़त्म हो गया, 10 साल तक जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान पर हुकूमत की। जब उनका दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ तो 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने हुकूमत संभाल ली, ठीक है, और उन्होंने 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया और 1970 में मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए एक आइनी ढांचा मुरतब किया जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इलेक्शन करवाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का ऐलान किया जनरल याहिया खान ने, और इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया जिसने 30 मार्च 1970 को उसे हतमी शक्ल में पेश किया। मतलब 4 महीने के अरसे में इस कमीशन ने अबूरी आइन की तश्कील के लिए एक खाका बना लिया। अब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि नंबर 1 पॉइंट है 1 यूनिट का खात्मा। मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का खात्मा कर दिया गया और चारों सूबे बहाल कर दिए गए। पहले क्या था, मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान, मतलब 2 यूनिट्स थे। अब मशरकी पाकिस्तान जो है वो आज बांग्लादेश है और मगरबी पाकिस्तान आज पाकिस्तान है। और यहाँ पर जो हैं 4 सूबे थे उस वक्त, उन्होंने उस वक्त जो है उसको मगरबी पाकिस्तान के नाम से 1 यूनिट करके उसके बारे में बात की जाती थी। अब उसने क्या कहा कि इस यूनिट को ख़त्म कर दिया जाए और चारों जो सूबे हैं जो कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान थे वो बहाल कर दिए गए, मतलब उनको 1 बाय 1 लिया गया। सेकंड पॉइंट है नशिस्तों की तकसीम। सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की बराबर तकसीम को ख़त्म करके तमाम सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी गई। पहले क्या था कि तमाम सूबे जो हैं उनको सीट्स जो हैं वो कंफर्म दी गई थी कि हर सूबे को एक जैसी सीट्स मिली हुई थी। उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर ये किया गया कि जितनी आबादी है उस आबादी के लिहाज से मेंबर का इलेक्ट होना तय पाया। अगर आबादी ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट्स होंगी, ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े हो सकेंगे, और अगर आबादी कम है तो उसके लिए सीट्स कम होंगी उस सूबे के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कौमी असम्बली की नशिस्तें। कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद 313 मखसूस की गई। ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन के लिए 13 नशिस्तें मखसूस कर दी गई, जबकि ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का हक भी दिया गया। जो फिक्स्ड सीट्स थी, रिजर्व सीट्स थी जो लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए, वो 13 थी। लेकिन इसके साथ साथ जो जनरल इलेक्शन होना था उसके लिए भी अगर कोई खातून एज अ कैंडिडेट अपीयर होना चाहे तो उसको भी इस चीज़ का राइट दिया गया। फिर आपका पॉइंट है आइन साजी। आइन साजी मीन आइन बनाना। अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर नया आइन बनाने में नाकाम रही तो असम्बली ख़त्म हो जाएगी। आपने पहले भी पढ़ा था कि 1956 का आइन बनाया गया 2.5 साल के अरसे में। उसके बाद 1962 का आइन, उसने भी सालों ले लिए बनने में और फिर उसमें तरमीम हुई। इसलिए अब इस असम्बली में ये कहा गया कि अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर आइन नहीं बना पाएगी तो वो असम्बली ख़त्म हो जाएगी, तोड़ दी जाएगी वो असम्बली। अब कौमी असम्बली के लिए मुद्दत कितनी है? कौमी असम्बली के लिए 5 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई कि मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है एक असम्बली के काम करने का वो 5 साल तक है। 5 साल तक ये असम्बली अपने मेंबर्स के लिए को अलाउ करेगी कि वो इसके तहत काम करें। उम्मीदवार के लिए ज़ाब्ता अखलाक। जो कैंडिडेट इलेक्शन में अपीयर होने जा रहा है उसने
اس کے لیے کیا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے وہ بھی اس لیگل فریم ورک آرڈر میں ڈسکس کیا گیا۔ تو اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے امیدوار کی عمر جو کم از کم عمر ہے وہ 25 سال ہو، اس سے چھوٹا جو ہے 25 سال سے کم عمر کا فرد الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ نومینیٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص بیک وقت ایک سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق رکھتا ہے۔ مطلب ایک وقت میں اگر کینڈیڈیٹ 2 یا 3 سیٹس کے لیے اپیئر ہو رہا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے، اس کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ وہ اپیئر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی سیٹ اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان جگہوں پہ الیکشن کروائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی پرسنالٹی کو لائک کرتے ہیں تو اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو پھر پارٹی کے نام پہ ووٹ چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے ڈفرینٹ ویز میں لوگ الیکٹ ہو کر اسمبلی میں پہنچتے تھے۔ تو اب یہاں پر اس چیز کا رائٹ دیا گیا کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نشستوں کے لیے کینڈیڈیٹ اپیئر ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ووٹ ڈالنے کا طریقہ، کہ کس طرح سے انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ انتخاب کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اپنے کینڈیڈیٹ کو چوز کریں گے۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کر دی گئی۔ اب ووٹر کے لیے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ اس کی جو عمر ہے، ایج جو ہے اس کی، وہ 21 سال ہونی چاہیے۔ وہ پاکستان کا شہری ہو اور 21 سال کا ہو تو وہ ووٹ دے سکتا ہے اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو۔ پھر آپ کا پوائنٹ ہے طرز حکومت۔ ملک میں وفاقی طرز حکومت رائج کیا جائے گا۔ وفاق کہتے ہیں مرکز کو، مطلب ایک مرکز جو ہے وہ پورے ملک کو کنٹرول کرے گا اور صوبے جو ہیں وہ اس کو اوبے کریں گے، وہ اس کے پابند ہوں گے۔ پھر آپ کا پوائنٹ ہے بنیادی حقوق۔ تمام شہریوں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ تمام شہریوں کو جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کو دیے جائیں گے اور وہ اپنے بنیادی حقوق آزادی سے استعمال کر سکیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صوبائی خود مختاری۔ آئین کے تحت باقاعدہ اختیارات کی تقسیم کی جائے گی اور صوبائی خود مختاری کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ مطلب کہ وفاق کے تحت رہتے ہوئے تمام صوبے آزادی سے اپنا کام سر انجام دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کثرت رائے سے فیصلہ۔ اب قومی اسمبلی جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے اس کے پاس اکثریت ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ 2/3 جو ہے وہ اکثریت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی فیصلے سادہ اکثریت کے ساتھ کرے گی اور کورم جو ہے وہ 100 ارکان اسمبلی پر مشتمل ہوگا۔ اظہار خیال کی آزادی۔ اسمبلی کے اراکین کو اظہار خیال کی مکمل آزادی ہوگی اور اسمبلیوں کے اندر کہی ہوئی بات، کسی بھی بات پر اراکین کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے گی۔ مطلب جو بھی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اراکین جو ہیں، ممبر آف اسمبلی جو ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کھل ڈل کے وہ بات کر سکتے ہیں، اوپنلی وہ بات کر سکتے ہیں، اور اسمبلی میں جو بھی بات وہ کریں گے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی۔ ملک کا پورا نام۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا اور ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا۔ جمہوریت کیا ہے؟ عوام کی حکومت، عوام پر، عوام کے ذریعے، مطلب ہمارے میں سے ہی الیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ہمارا ملک چلائیں گے۔ تو پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا۔ قومی سلامتی کا تحفظ۔ قومی سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مطلب پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستانی قوم ہے، قومی سلامتی کا پروٹیکشن کیا جائے گا، اس کو سیف رکھا جائے گا اور ملکی سلامتی جو ہے اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کسی فرد کو اجازت نہیں ہوگی۔ آئندہ کی حکمت عملی۔
आइंदा की हिकमत अमली के लिए दर्जन निकात तय किए गए। नंबर 1, इस्लामी तर्ज जिंदगी का फरोग। पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, इसलिए इस फ्रेमवर्क में ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई कि यहाँ पर तर्ज जिंदगी इस्लामी होगा। पॉइंट नंबर 2 है इस्लाम के अखलाकी असूलों पर अमल करना। इस्लाम ने हमें जितने भी अखलाकी असूल दिए हैं उस पर अमल करना हर फर्द के लिए ज़रूरी होगा। पाकिस्तान में इस्लामी असूलों के फ़रोग के लिए इक़दाम करना। अब पाकिस्तान चूँकि इस्लामी कंट्री है, इसलिए जितने भी इस्लामी असूल हैं उनको आम करने के लिए, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, इक़दाम किए जाएंगे। मुसलमानों को कुरान और इस्लामियात की तालीम की फराहमी का बंदोबस्त करना। अब कुरान जो है वो हमारी बुक है, हमारी किताब है, जिसके अकॉर्डिंग चल के हमने अपनी ज़िंदगियों को संवारना है। मुसलमानों को इन चीज़ों की तालीम के लिए, इस्लाम की तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए जितना भी बंदोबस्त करना है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएगा ताकि मुसलमान जो हैं इस्लामियात पढ़ सकें और कुरान को जान सकें, उसके बारे में समझ सकें कि इसमें किस किस बात के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन का एंड हो रहा है, आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। इस्लाम और जमहूरियत जो है वो लाजिम व मलजूम है। इस्लाम जबर का दीन नहीं है बल्कि ओपन माइंडेड है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को, इस्लामी नज़रियात को और जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा और इनको सामने रखते हुए आइन बनाया जाएगा। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग रखा जाएगा, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है और कोर्ट जो भी डिसीजन लेते हैं वो अलहदा से हैं। सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी, तमाम सूबे आज़ाद होंगे। जैसे स्टार्ट में भी हमारा एक पॉइंट आया था, वही बात फिर से रिपीट हो रही है। सदर के पास इख्तियार होगा कि आइन को उस वक्त तक मंजूर ना करे जब तक ऊपर बयान करदा निकात आइन का हिस्सा ना हो। कि आइन में ये पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं ये होने ज़रूरी हैं और आइन उस वक्त तक मंजूर नहीं होगा जब तक ये पॉइंट्स इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। सदर के पास आइन की तरमीम का इख्तियार होगा, तब सदर चाहे तो अमेंडमेंट्स कर सकता है और इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा और सदर की जो तरमीम होगी या जो चेंजेस होगी वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 9 था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का जायजा। ठीक है बच्चों, इसको आपने अच्छे से सुनना है, उसको याद करना है और अच्छे से इसको याद करके लिखा भी करें आप लोग।